नमस्कार, मैं विधान राज। आप देख रहे हैं MUZ न्यूज। आज हम पहुंच गए हैं JRSR स्कूल, गौशाला रोड, रमना, मुजफ्फरपुर। आज है स्कूल में एग्जीबिशन डे। आज हम आपको लेकर के चलेंगे बच्चों की दुनिया में, जहां बच्चों ने किए हैं न्यू इनोवेशंस। बच्चों ने आज क्या क्या बनाया है, क्या क्या किया है, क्या क्या प्रेजेंटेशन है उनके, मैं बता तो सकता नहीं हूँ, दिखा जरूर सकता हूँ। आइए हमारे साथ। A very warm and pleasant morning to one and all present here. I, on behalf of the whole JVS family, welcome you all on this occasion of Art and Science Exhibition 2020. Dear all, our school is committed towards providing quality education and setting new benchmarks in the field of education. Not only in academics, but our school excels in co-scholastic areas as well. And in continuation of that, we are here to celebrate our Art and Science Exhibition 2025. Our chairman said to say a few words for the inaugural. I'm very happy really to be here, to be the part of an Art and Science Exhibition organized by all of you. Though I'm not well, but it's your love and the teachers' love and everyone, and I was very happy, and I'm sure this year also will make us very happy and proud. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Celebrate the Children's Day, belated Children's Day, because we could not do it due to elections in our city. In organizing all these tournaments, all these events, you have been a boosting part of the school. You, the children, have cooperated us in all these events, be it sports, annual day, or today, Art and Science Exhibition. I thank you all for cooperating us and making us feel proud of you all. Thank you very much. Now we have along with us our school principal. Respected chairman sir, joint director sir, और मुझे पूरा विश्वास है हर बार आर्ट साइंस एग्जीबिशन हो, चाहे वो डांस, चाहे एनुअल फंक्शन हो, क्रिसमस सेलिब्रेशन हो, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन हो, डांडिया सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, मुझे विश्वास है मेरे बच्चे अच्छे से सीखेंगे और अव्वल करेंगे। Thank you, ma'am. Now we are set for the inauguration and Science का सर देखिए, ये हम लोग का ट्रैफिक लाइट का मॉडल है। इसमें हम लोग CSS पे कोडिंग किया है,
आर्डुइनो में CSS पे कोडिंग करके आर्डुइनो में हम लोग फीड किया जिससे ये ट्रैफिक लाइट वर्क करता है। इसमें ब्रेड बोर्ड के सर्किट का काम है। इसमें हम लोग डिफरेंट कलर के LED जैसे रेड, ग्रीन और येलो का इस्तेमाल किए हैं। और ये प्रोजेक्ट को बनाने में हम लोग को 2 से 3 दिन लगा है। और ये हम लोग का PPT है जो हम लोग अपने खुद से बनाए हैं। ये कौन जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं वो हमारे मेंटर, ये हम लोग के प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है कि ये C++ में बना है। और ये हम लोग के बाकी PPT है जो कौन सा साइन क्या डिनोट करता है ये वो है। और ये ट्रैफिक लाइट के यूजेस हैं। मेरा नाम रक्षित है और हम लोग के ग्रुप का नाम टेक जेवियर्स INS है। यहाँ के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और दर्शकों को क्या सूचना देना चाहेंगे? ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन जो है वी हैव एवरी ईयर, और टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन टू create all these things which shows our art level of the students as well as teachers. So that's why we keep it and celebrate every year. सर, आपका क्या संदेश है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? यहाँ के इनोवेशन देकर के आप बच्चों को आगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने खुद कहा इनोवेशन जो है वो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नई चीज़ों को क्रिएट करने की कला, जो आजू बाजू में देखते हैं चीज़, उसके बारे में एक मूर्त रूप देने की कला होनी चाहिए बच्चों को। समझिए कि जो वो सोचते हैं उसको हकीकत के धरातल पर उतारने की कला, ये बच्चों का जो माइंडसेट है, हम लोग इसको डेवलप करने की ओर देख रहे हैं। हम लोग इसका आयोजन हर साल करते हैं और इसमें केवल आर्ट ही नहीं है, आर्ट, क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन है, जहाँ पर बच्चे साइंस में भी इनोवेशन प्रेजेंट करते हैं। और अगर आर्ट में आप देखें, क्राफ्ट में उन्होंने जो बनाया है, जो उनकी सोच है, जो उनका स्किल है, वो शो करने के लिए उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हर साल हम लोग देते हैं और बच्चे उस पर खड़ा उतरते हैं। धन्यवाद सर। ये बच्चों की क्रिएटिविटी जो है, इसको हम लोग साल भर क्लास में सिलेबस के दौरान तहत और एक टाइम पीरियड के अंदर इन लोग को हम इनकी सोच को धरातल पे लाने की कोशिश करते हैं। बच्चे जहाँ तक सीखते हैं, अच्छे, थोड़ा सा कम, बहुत अच्छा, वो सारे यहाँ पे ला करके बनाते हैं, जिसमें कि हम ये आकलन कर सकें कि इस साल हमारे बच्चे किस हद तक आगे बढ़ें और अगले साल हमको फिर इसके साथ क्या करना है। तो ग्रेजुअली बच्चे स्टेप बाय स्टेप हम कहेंगे सीखते हैं, उसमें हमारे टीचर्स का सहयोग होता है। और जैसा कि CBSE ने NEP के तहत डाला है कि बच्चों को बना करके सीखना है, तो जब वो करते हैं तो आधे से ज़्यादा चीज़ें उनको याद हो जाती है। और इसलिए हम लोग क्राफ्ट में, डांस में, साइंस एग्जीबिशन, सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट्स के भी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, सबके प्रोजेक्ट यहाँ लगे हुए हैं। हमारे सारे सब्जेक्ट टीचर इसमें एफर्ट लगाते हैं, जिसमें कि बच्चे उसको अच्छे से समझ सके, और जब वो करते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। इसलिए हम लोगों ने ऐसा हर साल किया है। हर साल चिल्ड्रंस डे के या फिर गांधी जयंती पे, या फिर अगर ये मौका छुट्टी की रही तो फिर हम लोग दूसरे दिन ऐसा करते हैं। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है? विराज दुबे। विराज दुबे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2A में। आपने क्या बनाया है? वाटर साइकिल दिखाएंगे सर। कितना टाइम लगा इसे बनाने में? 2-3 दिन लगा है। ओके। ये मतलब कोई एक पार्टिकुलर क्लास है ये? उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट क्लासेस ऐसे करके मूव करा देंगे आपको। ठीक है, आप आ जाना, मैं बीच में बुला लूँगा। तो क्लास 4 के स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स से हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ इनके स्टूडेंट्स, बच्चे लोग क्या क्या बनाए हैं, क्या क्या किए हैं। पहले टीचर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या इनके स्टूडेंट आज क्या बनाए हैं।
Yes, the students have worked hard and they had labored quite hard and made these projects on different subjects: English, Hindi, Science, SST, and even maths, general knowledge. So you can see the activity that side, the school activities. That is a very big project, depending on the different activities held in the school. And this side you can see the different art. You can see one student is also can explain a life cycle of butterfly. Explain, Sanvi. My name is Sanvi and I am from class 4th A. This is my science project. This is life cycle of a butterfly. The first step is eggs and then after that it's caterpillar and the caterpillar becomes a pupa and after that the pupa burst, it becomes a butterfly. Finally it becomes a butterfly. Very nice project. Very cool. अभी हम एक पेरेंट्स से मिलते हैं, वो जानते हैं उनसे वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। मैम प्लीज। हमारे बच्चों ने बहुत सारे मेहनत किए जो दिख रहा है आप लोग को, सभी ने, और साथ में हम लोग ने भी बहुत सारे मेहनत किए हैं बच्चों के साथ मिलके। हमारे वो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक सभी में है और सभी ने बहुत अच्छा बनाया है। जाके देखिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। बहुत मतलब बी ब्लॉक में मेरी बेटी बनाई है। मैम आपकी डॉटर का नाम क्या हुआ? निहारिका रंजन। निहारिका रंजन। हाँ, वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन पे परफॉर्मेंस कर रही है। सो अभी हम आ रहे हैं स्टैंडर्ड 11 में और यहाँ के बच्चों ने कुछ तो एक अलग ही कर दिया है, मतलब ये चुनावी माहौल को यहाँ पे इन्होंने स्कूल में भी ले आया है। आइए अंदर आके देखते हैं। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या हुआ? नव्या रमन। यस आपने क्या क्या बनाया है? सर हम लोगों का प्रोजेक्ट बिहार इलेक्शन पे है एंड मेरे पीछे जितने भी चार्ट पेपर्स हैं वो 3 चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन बीइंग द नॉमिनेशन प्रोसेस, देन हु कैन वोट एंड इलेक्शन कैंपेन। नॉमिनेशन प्रोसेस में जो भी नॉमिनीज हम लोग इलेक्ट करते हैं ना, वो कैसे नॉमिनेट किए जाते हैं वो दिखा रहा है, जिसमें हमारे पास नॉमिनेशन फॉर्म भी होता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है उसमें बेसिक एफिडेविट डिटेल्स होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो कि लोगों के सामने रखा जाता है ताकि वो लोग वोट करने में उनको ईज हो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हु कैन वोट, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो भी लोग 18 या 18 से अबव के हैं वो लोग वोट कर सकते हैं। इनिशियली इट वाज 21 बट आफ्टर द 1889 61st अमेंडमेंट इसको 18 कर दिया गया था। देन द इलेक्शन कैंपेन, जिसका मोटिव होता है टू अट्रैक्ट द पीपल टू वोट फॉर देयर पार्टी। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे कि कोई भी ब्राइब मतलब घूस या थ्रेटन वर्ड्स यानी धमकी भरे शब्द बोल के अपने पार्टी की तरफ नहीं आपको बुला सकता है। सेकंड बीइंग, कोई भी गवर्नमेंट का रिसोर्सेज यूज़ नहीं होगा। कुछ मिनिमम पैसों को एक्सीड करके आप अपना कैंपेन नहीं कर सकते और रिलीजन या फिर कास्ट के बेसिस पे आप अपील नहीं करके वोट करवा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या हुआ? अनमोल अग्रवाल। आपने क्या बनाया है, क्या प्रेजेंटेशन है आपका? अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। एरा ऑफ डोमिनेंस है, जितनी भी चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रूल जितने बार भी इफेक्ट में आए हैं बिहार में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनके बारे में है। हमारे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे कृष्ण कुमार सिन्हा जी, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और उनके बाद 1990 तक 18 बार हमारे चीफ मिनिस्टर बदले हैं और 5 बार प्रेसिडेंट रूल भी आया है, पर बिहार का डेवलपमेंट हो नहीं रहा था क्योंकि जातिवाद बहुत ज़्यादा था बिहार में और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत कॉमन था। पर 1990 में जब फर्स्ट टाइम लालू प्रसाद यादव हमारे चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट हुए, तो इन्होंने हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत हद तक बदला और कास्टिज्म को भी ख़त्म किया। ऐसे प्रोविजंस बनाए जो कि बैकवर्ड सेक्शन को भी एम्पावर करते थे, और पर इनके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स लगे और 1997 में प्रेशर में आकर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से। और फर्स्ट टाइम एक वुमेन हमारी चीफ मिनिस्टर बनी जो कि राबड़ी देवी थी, इन्हीं की वाइफ, और इनका टेन्योर साल 2000 तक चला। और फर्स्ट टाइम नीतीश कुमार जी ने ऐसा चीफ मिनिस्टर पावर लिया बिहार में, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वो आए, लेकिन उनका टेन्योर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और फिर से राबड़ी देवी जी ने 2005 तक कंटिन्यू किया। उसके बाद नीतीश कुमार जी जो कि 9 टर्म से बिहार को सर्व कर चुके हैं 2005 से टिल डेट, लेकिन बीच में जीतन राम मांझी जी जो कि 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं, वो पावर में आए थे 2014 से 15 तक, और उसके बाद फिर से नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को द मैन ऑफ मैनी यूटर्न्स कहा जाता है क्योंकि अपने पॉलिटिकल करियर में इन्होंने बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज किया है ताकि वो चीफ मिनिस्टर बने रहें, और अभी भी वो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर ही हैं। थैंक यू। थैंक यू अनमोल। आगे बढ़ते हैं। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? प्रेरणा प्रियदर्शनी। आप अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। मेरा टॉपिक इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में है। हमारा इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसे हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं।
ये लिस्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में है। हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे और फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर टिल डेट VS रामा देवी हैं, जिनका टेन्योर सबसे शॉर्टेस्ट सिर्फ 16 डेज़ के लिए रहा। इनको सक्सीड TN सेशन ने किया था। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन के हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, उन्होंने वोटर ID कार्ड में फ़ोटोज़ इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने स्पेंडिंग लिमिट्स इलेक्शन कैंपेन्स के फिक्स किए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। इनके बारे में एक फेमस कोट है कि इन्हें कहा जाता है द मैन हु ईट्स पॉलिटिशियंस इन हिज ब्रेकफास्ट। इसका रीज़न है क्योंकि इनसे पहले जितने भी इलेक्शन कमिश्नर थे उनको ट्रीट किया जाता था एज अ पपेट ऑफ पॉलिटिशियंस, लेकिन इन्होंने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए स्टैंड लिया है। थैंक यू। और थैंक यू प्रेरणा। कटआउट इधर ये उनका कटआउट्स है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये कटआउट है। इधर फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग जानेंगे कि संविधान का इंटरफेरेंस कैसे होता है इलेक्शन के प्रोसेस में। तो अभी तक हम लोग जाने की पार्टी बन रही थी, तो 1985 से पहले ऐसा देखा जा रहा था कि मिनिस्टर्स रूलिंग पार्टी में जुड़ने के लिए अपनी पार्टी छोड़ दे रहे थे, या फिर सांसद में अगर किसी चीज़ पे वोट करना है, किसी लॉ पास होने के लिए वोट करना है, तो वो लोग उस दिन आ ही नहीं रहे थे, एब्सेंट हो जा रहे थे, तो ताकि रूलिंग पार्टी उनको कंसिडरेशन दे। और ये चीज़ जब मैटर ये बढ़ा तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पार्लियामेंट को कि आप इस पे काम करिए, और तब आता है 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट 10th शेड्यूल में ये ऐड करता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई भी मिनिस्टर अपने पार्टी को डिफेक्शन नहीं दे सकता, धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि इवेंचुअली आप जनता को धोखा दे रहे हैं, आप जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जनता के ओपिनियंस के साथ मजाक नहीं। अगर जनता किसी पार्टी को ले आई वोट करने के लिए, तो वोट करके अगर जिता दी तो वही पार्टी रहेगी, लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल था कि 1/3 अगर एक साथ छोड़ रहा है तो ये लीगल है। उसके तब 91st अमेंडमेंट आता है। 91st अमेंडमेंट में और भी बहुत बातें थी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो थे, क्योंकि कैबिनेट का कुछ मतलब है, भारत के बिहार के जनता का कुछ मतलब है, हम लोग के ओपिनियंस का कुछ मतलब है। हम लोग का ओपिनियन मजाक नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अपोजिशन पार्टी का जुड़ गया रूलिंग पार्टी में, तो उससे क्या हो रहा था ना कि मान लीजिए वो कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रही है, तो हम लोग के लिए तो वो प्रॉब्लम है ना, काम कर नहीं रही है, तो फिर आप कैसे आ गए सरकार में। इन सब को रोक लगाई कॉन्स्टिट्यूशन, और यही से बात प्रूफ होता है कि लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं, और बिहार और इंडिया की जनता से ऊपर कुछ भी नहीं। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम क्या हुआ? सताक्षी सिन्हा। सताक्षी, थैंक यू सताक्षी। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट्स योर गुड नेम? शुभराज, आपका प्रेजेंटेशन क्या है? मेरा टॉपिक है सर करंट पार्टीज एंड द डोमिनेंस इन बिहार। करंट पार्टीज जो इस ईयर में पर्टिकुलर फाउंड हुए थे, टॉप 7 पार्टीज इन बिहार, जो कि बिहार में अभी पर्टिकुलर डोमिनेट कर रहे हैं। इस इलेक्शन में उन्होंने डोमिनेट किया है। यहाँ पे हम लोग चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं हर पार्टी को। तो जब इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट हुआ था उस टाइम में हमारा लिटरेसी रेट 30% से भी कम था, तो इसलिए वहाँ पे ये निकाला गया कि लोगों को वर्ड याद करने से ज़्यादा आसान होता है सिंबल्स मेमोराइज करना। तो उन्हें सिंबल दिया गया हर एक पर्टिकुलर पार्टी को कि आप अपना पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट करें इलेक्शंस के टाइम में, वोट कास्टिंग में, ताकि लोगों को वोट कास्टिंग में बहुत आसानी हो। इसकी वजह से वोट कास्टिंग में काफ़ी आसानी हुई और एक रिवॉल्यूशन की तरह काफ़ी काम किया सिंबल्स। उसके बाद हम लोग उन्हीं टॉप 7 पार्टीज़ के बिहार में जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके इमेजेस, उनके नाम, उनके पर्टिकुलर इमेजेस, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, और उनके क्या और ये बिहार के इन पर्टिकुलर 7 पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पार्टी नेम, इनका नाम और इनके फ़ोटोज़ के साथ। अभी हमारे यहाँ जो करंटली असेंबली इलेक्शंस हेल्ड हुए हैं 25 के, उनमें नंबर ऑफ सीट्स इन टॉप 7 पार्टीज़ को कितनी मिली है और जो उनका परसेंटेज है टोटल, वो यहाँ पे मेंशन किया गया। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। मैम, आपका क्या प्रेजेंटेशन है और आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम है साक्षी यादव। माय प्रेजेंटेशन इज अबाउट रिफॉर्म्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो फिर सिटीजन्स को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देंगे। और दूसरा पॉइंट होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में उनको डालनी चाहिए, ताकि सिटीजन्स कुड बी अवेयर दैट ये इन्फॉर्मेशन वो डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड इज़ दैट जो आधार कार्ड होता है वो एपिक कार्ड से हमको
कनेक्ट करना चाहिए ताकि जो भी वोट रिगिंग करते हैं वो एक एक्सटेंट तक लिमिट हो सके। और फोर्थ होता है कि जो वीवीपैट होता है, जो ईवीएम्स होते हैं, उनके सैम्पल्स डमीज हमको सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि सिटीजन्स वुड बी अवेयर ऑफ द वोटिंग। एंड लास्ट इज दैट जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी वो लॉज लाते हैं उनको इन्फोर्स करना चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भी क्रिमिनल इन्फोर्स नहीं आ सके। और इधर है लास्ट वर्सेस ईवीएम्स। बैलॉट पेपर्स ईवीएम से इसलिए रिप्लेस हुए थे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग थे और वो ह्यूमन एरर से प्रॉन थे और उसमें एक मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल रिगिंग होती थी, वोट चोरीज बहुत होते थे और इसमें पेपर वेस्ट भी बहुत होता था क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं था। तो इसलिए हमने इसको ईवीएम से रिप्लेस किया जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और ये इको फ्रेंडली है और इसमें हायर एक्यूरेसी है क्योंकि ये मशीन जो बैटरी से चलती है तो ये इको फ्रेंडली है। और इसमें एक और है वीवीपैट जो एक एविडेंस होती है कि वोटर का कार्ड कास्ट हो चुका है। बस इतना सा। थैंक यू साक्षी। आगे बढ़ेंगे हम। हेलो, आपका गुड नेम? माय नेम इज़ निहारिका रंजन एंड हमने वर्किंग मॉडल ऑफ बैलेट पेपर और ईवीएम बनाया है जिसमें ये बैलेट पेपर मेथड है, इसको बैलेट बॉक्स बोलते हैं और ये जो है ये बैलेट पेपर है। इसमें प्रोसीजर ये होता है कि जिस पार्टी को आपको वोट करना है उसके सामने ये स्टैम्प लेके प्रेस कर देना होता है। इसके बाद का प्रोसीजर ये होता है कि इसको एक स्पेसिफिक वे में फोल्ड करना अलाउड होता है, जो होता है पहले लेंथ वाइज होता है उसके बाद ब्रेथ वाइज होता है, यही अलाउड है। इसके अलावा किसी मेथड में आप फोल्ड नहीं कर सकते। ये जो है ये वर्किंग मॉडल ऑफ ईवीएम है, ये हमने बनाया है। ईवीएम की स्पेशलिटी ये होती है कि ये मेड इन इंडिया होता है। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे नेपाल और भूटान, वहाँ पे भी जो ईवीएम्स यूज़ करते हैं वो इंडिया से एक्सपोर्टेड होते हैं। और ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होते हैं वो कम्प्लीटली इंडियन बेस्ड ईवीएम्स पे यूज़ होते हैं। और ये जो है एक्चुअली ये वर्किंग मॉडल नहीं है, ये बस अवेयरनेस के लिए किया है कि जो नया पिंक बूथ इंट्रोड्यूस हुआ है जैसे पिंक बस के जैसा, कि जो लेडीज़ हो उनको वोट के इंकरेज करने के लिए ये पिंक बूथ है। और यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि पिंक बूथ का इम्पोर्टेंस क्या है। इसका पर्पस ये है कि ताकि और लड़कियों को एनकरेज किया जाए वोट करने के लिए, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि लड़कियों का वोटिंग परसेंटेज लड़कों के कंपैरिजन में कम रहता है। ये बिहार में 2015 में इंट्रोड्यूस किया था और तब से लेके अब तक ये अलग अलग जगहों पे देखा जा रहा है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अपना फीडबैक देना है हमें। और इनके बारे में जानना है। ये इंडिया में टोटल एक ही कंपनी है जहाँ बनता है जो मैसूर में, और इसका एक कॉस्टिंग जो इलेक्शन कमीशन को लगता है बिहार पे वो 75 रुपये के अप्रॉक्स लगता है। तो बस वही, और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट पिगमेंट प्रेजेंट है जिसके कारण से ये ब्लू इन कलर है। आपका नाम क्या हुआ? सुप्रिया। शुक्रिया। और आपका? सर मेरा नाम शुभम बोरा। शुभम हुआ। मतलब बिहार इलेक्शन के बारे में पूरा एक एक बारीकी से डिटेलिंग इनको मालूम है। मतलब इस रूम में इंटर करना मतलब बिहार इलेक्शन के बारे में पूरा डिटेल जानना। मतलब इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इंक के बारे में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो इंक यूज होता है वो क्या है। कि आप लोग एक्चुअल में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाए हैं, मतलब जो होना चाहिए सबसे डिफरेंट है आपका। व्हाट्स योर नेम? Jyoti. Jyoti. Which standard? 5A. Fifth. What is your project? My project is water collection. Okay. So in this project, first when rain, then they collect in a part, and then we filter the water, and then we can drink them. What is the name of the project? Water collection. Water collection. Yes. चलो, थैंक यू। ये किन का प्रोजेक्ट है? यही आप लोग आगे नहीं, बीच फील्ड में आ जाइए आप लोग। आपका नाम क्या हुआ? पार्थ कुमार सिंह। और आपका? ईशान किशोर। कौन से स्टैंडर्ड में आप? 11। आपने जो बनाया है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम क्या है? इट इज़ अ लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार मेड अप विद आर्डिनो प्रोग्रामिंग एंड IR सेंसर्स। We have also made a plasma cannon. Plasma cannon. प्लाज्मा कैनन। ओके, ये क्या काम करता है, क्या है ये, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे? तो बेसिकली हम इसमें ब्यूटेन गैस पास करते हैं, तो वो इस पाइप के थ्रू होते हुए जाता है और एक एक्सप्लोजन या स्पार्क क्रिएट करता है जो एक ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट टाइप्स, यस हम लोग कह सकते हैं। एक फिजिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट है।
इसे यहाँ पे कर सकते हैं अभी? It might take 5 to 10 minutes to set the things up. लॉन्ग प्रोसेस है। आपका नाम क्या है? अलव्या। अलव्या। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 4A। आपने क्या बनाया है? मैंने बनाया लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? हाँ। बताइए। So, there are 5 layers of atmosphere. The first layer of atmosphere is called troposphere. The second layer of atmosphere is called stratosphere. The third layer of atmosphere is called mesosphere. The fourth layer of atmosphere is called thermosphere. And the last and the fifth layer of atmosphere is called exosphere. चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। Thank you. आपका नाम क्या है? मानवी शंकर। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 4A। आपने क्या बनाया है? ये मधुबनी पेंटिंग है और ये मिथिला जनकपुरी से ओरिजिनेट्स करता है और ये मिथिला का ट्रेडिशनल आर्ट है। Manvi, this is your second project. Let me explain you this project. This is simple machines. Simple machines makes our work easy. Like well, inclined plane, well, wheel and axle, screw, wooden axe and wood, seesaw. सर, आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आज आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। ये प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हमारे बच्चे बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट साइंस का प्रोजेक्ट बना कर लाए हैं और इस साल में एक बार हम लोग इसलिए करते हैं कि उनके साल भर जो किए रहते हैं उनका जो भी टैलेंट है वो हम लोग देख पाते हैं, उनके पेरेंट्स देख पाते हैं और उनको मोटिवेट कर पाते हैं। तो ये हर प्रतिवर्ष सेंट जेवियर स्कूल ऐसा करता है और बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको निकाल कर देखा जा सकता है ना। और हमारे यहाँ के बच्चे सभी तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं। पहली बार हम लोग ने सीट एंड ड्रॉ किया, सीट एंड मेक किया, जो काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोग उसको कर सके हैं और अगली वर्ष हम लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सर, पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष क्या नया देखने को मिला और क्या बेहतर रहा है, वो चीज़ बताइए। इस बार हम लोगों ने पहले हम लोग क्लास वाइज या फिर हम लोग सारे पार्टिसिपेंट वाइज करते थे, जो लोग कर पाते थे ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते थे कोई बात नहीं होता था। इस बार हम लोगों ने क्या किया है, सेक्शन वाइज किया, यानी कि सभी बच्चे एक एक बच्चे अपना अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है उनको और सभी बच्चे उत्साहपूर्वक अपना काम कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कोई ऐसा इनोवेशन के बारे में जो आपको प्रोत्साहित किया हो, आपको अंदर से एक्साइटमेंट हुआ हो उसको देख करके। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे यहाँ की चुनाव व्यवस्था को दिखाया गया है कि हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था कैसे शुरू हुई थी, कैसे था, अब कैसा रहा, अब कैसा है और आने वाले में कैसा रहेगा। बच्चे ने इसको बहुत भली भांति दिखाया है और समझाने की कोशिश किया है और ईवीएम मशीन को भी लाइव दिखाया है ताकि वो बाकी जो लोग हैं वो जागरूक हो सके और चुनाव के बारे में और उनकी व्यवस्था को अच्छी तरह समझ सके। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक चंद्र सिन्हा है। मैं इस स्कूल के उप प्राचार्य के रूप में काम करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं विधान राज, आप देख रहे हैं MUZ न्यूज़। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।